हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे इस वीडियो के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, the difference between FR and DPSP, and in case of conflict between fundamental right and directive principle of state policy, which will prevail. It is the most important topic under Indian Constitution और अक्सर ये हमारे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंटरव्यू बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक काफ़ी टेक्निकल भी मान लिया जाता है क्योंकि आर्टिकल 31C और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. I will explain each and every constitutional amendment and judicial pronouncement in this video. So please watch carefully and patiently this video. ये जब प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर हैं डीपीएसपी एंड एफआर में तो आपको बिल्कुल भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आंसर राइटिंग या इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं आएगी. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द वेरी इजी लैंग्वेज. सो फंडामेंटल राइट, as we all know, fundamental rights are guaranteed under part 3rd of Indian Constitution. They are directly enforceable in the court, means each and every person can move directly to the Supreme Court or concerned High Court for the enforcement of those fundamental rights because they are the basic, they are very fundamental and basic rights जो कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें ये राइट है. राइट टू लाइफ बेसिक राइट है ना. तो देयर आर सो मेनी राइट, आई विल नॉट गो इन डिटेल क्योंकि इस वीडियो का पर्पस कुछ और है, उसको हमें डिस्कस करना है. दूसरी तरफ हम आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट. मैं कह रही हूं दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, मीन्स कुछ सिचुएशन में उनका इन्फोर्समेंट के लिए वी कैन गो टू द कोर्ट. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बट दे आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस. इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट दोज डायरेक्टिव्स. कौन से डायरेक्टिव्स? जो 36 से लेके 51 तक आपको बड़ी सारी पॉलिसीज मिलेंगी. राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, एजुकेशन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा, आपको मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, लिविंग वेजेस मिलेगा, आपको फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन का मिलेगा, मोन्यूमेंट्स का मिलेगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मिलेगा, चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन की बात होती है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की बात होती है. देयर आर सो मेनी डायरेक्टिव्स बेसिकली टू इंश्योर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट. सो all those directives are the fundamental principles of governance and it is the duty of state to implement those directives at the time of policy making. जब state का मतलब सरकार नहीं है, state का मतलब वही है जो आप लोगों ने आर्टिकल 12 में देखा है ना. अगर आप लोगों ने स्टेट का नहीं पता है आर्टिकल 12 में क्या है तो प्लीज़ आप मेरी आर्टिकल 12 पे ये वीडियो देख सकते हैं. यूट्यूब पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी रमाज लॉ क्लासेस के नाम से. तो स्टेट को आप वहाँ से देख लीजिए. स्टेट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अप टू द एक्सटेंट जुडिशरी भी आएगा एंड डिफरेंट ऑर्गन है ना, जो भी हैं, जो भी स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन हैं वो सभी पर ये लागू होगा. तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पॉलिसी मेकिंग के टाइम, योजनाएं बनाते समय, नीति बनाते समय, नीति का निर्माण करते समय राज्य जो है इन नीति निर्देशक तत्वों को इम्प्लीमेंट करेगा, शामिल करेगा, लागू करेगा और राज्य करता भी है. They are, we can say that directive principle of state policy are the constitutional recommendation, are the constitutional direction for the state. कि please keep in the mind all those directives at the time of policy making. भाई आप कानून बनाएंगे. अब देखिए स्टेट कैसे, स्टेट जब भी कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में आप देखते होंगे ना अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आएगी, हम ये करेंगे. आज अभी आप देखिए केजरीवाल जी का एक, मैंने अभी रिसेंटली आज मॉर्निंग में कॉल आता है एंड आई पिक दैट कॉल. उधर से बोलते हैं मैं केजरीवाल, आज की डेट की बात है, मैं केजरीवाल. मैंने बोला हेलो, हाँ मैं ही केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर. आप लोग ठीक हैं? कोरोना से कुछ तो नहीं हो, ये नॉर्मल. उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, हमने स्कूलों के हालात सुधार दिए. आप सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की जैसी व्यवस्थाएं हैं, हमने
हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ काम किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही काम हम उत्तराखंड में भी करें तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि क्या मैं इसको क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कह रही हूँ कि देखिए ये क्या है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से बता रहे हैं कि अगर हम उत्तराखंड में आएंगे तो हम ये करेंगे। हम उत्तराखंड में आएंगे तो हम वही सब करेंगे जो हमने दिल्ली में किया है। ये क्या है, ये वो डायरेक्टिव्स हैं, ये कुछ नया नहीं है। all these things are already given under पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें आपको पार्ट 4 में ऑलरेडी मिल जाएंगी। एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, हेल्थ सेक्टर को प्रमोट कराना है ना, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को करना है, न्यूट्रिशन लेवल को बना के रखना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, हर बच्चे को शिक्षा मिले। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये डायरेक्टिव्स हैं जो कि स्टेट को ध्यान रखना है और जो कि वो पार्टी इलेक्शन के टाइम में ध्यान रख रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। सो ये डायरेक्टिव्स हैं जो कि स्टेट टाइम पे अपनी पॉलिसीज में, अपने लॉज में, रूल्स में, रेगुलेशन में इंप्लीमेंट करेगी। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, बट अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, लाइक आपके आर्टिकल 40 को, है ना, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज देयर, और हमने पार्ट 11 ऐड किया और हमने विलेज मतलब ग्राम पंचायत की व्यवस्था की। तो अब उसके लिए वहां पर आप कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, अभी ये फंडामेंटल राइट भी है। इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लाइक मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था। जब तक स्टेट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए लॉ नहीं बना लेती तब तक दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। बट द मोमेंट स्टेट ने उस पर लॉ बना दिया, स्टेट मीन्स एट दी सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल पर डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे ही वो लॉज बना लेंगे, जैसे मैटरनिटी रिलीफ का है, नाउ यू कैन क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट। अब देखिए आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात करता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि युवाओं में कितना क्रोध है ना, कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम लोग पढ़ के घर में बैठे हुए हैं, वैकेंसीज ही नहीं आ रही। तो युवाओं में बहुत क्रोध है इस बात का। लेकिन whether you can go directly to the Supreme Court or High Court for the enforcement of those directive principle of state policy की right to work, रोजगार, काम करने का अधिकार हमारा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का स्टेट का नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं है, बिकॉज दे आर द डायरेक्टिव फॉर द स्टेट एंड स्टेट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कैपेसिटी, अपनी आर्थिक जो भी सक्षमता होगी उसके अनुसार ही स्टेट जनरेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट। सो हर किसी को रोजगार देना, ये आप एज अ मैटर ऑफ राइट वी कैन नॉट क्लेम। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट द ड्यूटी of the state, but under directive principle of state policy no one can compel the state। difference देखिए FR में a person can compel the state, but under directive principle of state policy you cannot compel the state to implement or to perform those directives, है ना, कि जो directives दिए हैं आप उनको perform करिए, but it is the directive ना for the state कि state इनका ध्यान रखेगा और state laws बनाता भी है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टू द पॉइंट डिफरेंस। सो दे आर डायरेक्टली, FR आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स आर जनरली, आई एम नॉट सेइंग कि सारे, fundamental rights are generally negative in nature. They impose certain restriction upon the state, like state cannot discriminate on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth। आपको बहुत सारे FR में दिख जाएगा, है ना। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, 21 में आप कर्टेल नहीं कर सकते। अगर आपने विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, विदाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया, देन देयर इज रेमेडी ऑफ हेबियस कॉर्पस। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखिए डॉक्टर काफिल को रिलीज करने का ऑर्डर दिया, वो रिलीज हो भी गए, बिकॉज जिन उनके ऊपर जो NSA लगाया था और NSA लगा के आर्टिकल 21 का जो वॉयलेशन किया था, दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, सो स्टेट के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा रहे हैं, बट अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर ऑफ पॉजिटिव नेचर। इसमें वो डायरेक्टिव्स दिए हैं कि स्टेट ये करेगा।
किस लिए? टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट. वी आर इन द एरा, we are living in the era of welfare state na, so it is the duty of state to it is the duty of state to implement those directives to ensure the prosperity, to ensure the well-being of each and every individual of, ठीक है, each and every individual. अब देखिए क्या बात हुई, ये सारी चीजें 1950 से एफआर भी हैं हमारे पास और हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है. प्रॉब्लम कहां से आई? अब ये आपका इंट्रोडक्टरी हो गया, आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया बेसिक. अब प्रॉब्लम कहां से आई? देखिए 1950 में मद्रास राज्य ने, स्टेट ऑफ मद्रास ने एक जियो गवर्नमेंट ऑर्डर लाया और उस ऑर्डर के थ्रू स्टेट ऑफ मद्रास रिजर्व्ड सम सीट in the engineering colleges and medical college in the favor of particular community on the ground of religion and caste. That policy of reservation was challenged in the case of Champakam Dorai Rajan versus State of Madras in the year of 1951. ये चैलेंज किया गया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराय राजन के मामले में 1951 में. इसमें चैलेंज किया कि वेदर स्टेट is authorized to reserve some seat on the ground of religion and caste, whether it is appropriate. So the Supreme Court clearly held that. Supreme Court के बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी इसमें स्टेट ने क्या अपना रिप्लाई दिया और कैसे अपने आप को डिफेंड किया. स्टेट ने कहा कि द अल्टीमेट इंटेंशन बिहाइंड द रिजर्वेशन, हमने जो रिजर्वेशन दिया है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में और सीटें रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे हमने किया है, हम मानते हैं, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 46, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन. हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि वीकर सेक्शन, डिसएडवांस सेक्शन है, हमने इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए हमने ये सीटें रिजर्व की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप आर्टिकल 15 को वॉयलेट कर रहे हैं और उस पर आर्टिकल 46 को प्रिवेल करा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्टिकुलर लॉ वॉइड. सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया चंपकम दोराय राजन में, मद्रास हाई कोर्ट के लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर किया एंड क्लियरली हेल्ड दैट कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, वेयर एज fundamental rights are directly enforceable in the court, and that particular order is against the spirit of article 15. You cannot reserve some seat against the merit. So that order was held void by the Supreme Court, और Supreme Court ने कहा कि when fundamental right declared as directly enforceable in the court by our founding fathers, so it is the duty of judiciary टू इंश्योर कि ये जो इनको डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बनाया गया है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इनको इन्फोर्सेबल बनाए रखें. एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट. सो चंपकम दोराय राजन में ये क्लियर हुआ कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट 46 को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट कैन नॉट वॉयलेट आर्टिकल 15 और स्टेट का, मद्रास का वो रिजर्वेशन की पॉलिसी को वॉइड डिक्लेयर किया. अब देखिए प्रॉब्लम तो ये है कि पार्लियामेंट इज नॉट रेडी to accept the judicial decisions. अब पार्लियामेंट रेडी नहीं है. पार्लियामेंट ने आर्टिकल 15 को अमेंड किया बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 और आर्टिकल 15 में एक क्लॉज लेके आया, क्लॉज 4, और उन्होंने अब इस जजमेंट का कहते हैं ना कि इस जजमेंट की वैलिडिटी, अब ये जजमेंट तो कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट ने कहा हम लॉ बना के लाएंगे और पार्लियामेंट ने क्लॉज 4 ऐड किया और जगह टर्म लिख दिया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. पहला सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. तो अब हमने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अब हमने ऐड कर दिया, तो अब ये प्रोविजन बनाए जा सकते थे. अब देखिए पहला केस तो ये हुआ, चंपकम दोराय राजन में एकदम क्लियर रहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी कैन नॉट प्रिवेल ओवर एफआर. वो चीज अलग है कि उन्होंने लॉ बनाया, बाद में F15 में क्लॉज 4 ऐड किया, इट्स डिफरेंट थिंग, बट आपको डीपीएसपी एंड एफआर में बताना है कौन प्रिवेल करेगा. तो चंपकम दोराय राजन में ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपी विल नॉट प्रिवेल ओवर एफआर. अब देखिए अगली बात, एक आर्टिकल है 31C. दैट आर्टिकल
of 31C was inserted in the Part 3rd by 25th Constitutional Amendment Act in the year of 1971. 1971 में इसको लाया गया और इसमें लिखा गया कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C। अब देखिए 39B और C थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 39B-C डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं। ये कहते हैं कि पहली चीज तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे कि भाई आपने भारत में सब कुछ अंबानी जी को ही दे दिया या भारत में सब कुछ अब टाटा बिरला जी ही संभालेंगे, तो स्टेट ओन्ड होंगे, मींस ऑफ प्रोडक्शन विल बी स्टेट ओन्ड। एंड दूसरी चीज कि उन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, है ना। 39B एंड C, पार्लियामेंट ने कहा कि 39B एंड C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के लाएगी, देन दैट लॉ, इवन इफ दैट लॉ is contrary or that law infringes the fundamental right guaranteed under article 14, 19 and 31, still that law will be valid, तभी भी वो लॉ वैलिड ही माना जाएगा। अब देखिए फिर वही बात आ गई जब चंपकम दुराय राजन में पहले ही कह दिया 1951 में कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएंगे जो एफआर को कॉन्ट्रावीन करे, देन आपने ये लॉ क्यों बनाया। दैट लॉ 25th Constitutional Amendment Act was challenged in the case of Keshwanand Bharati versus State of Kerala in the year of 1973. 1973 में इस 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड 25th Constitutional Amendment, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है इट इज गुड, एंड सुप्रीम कोर्ट ने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये वैलिड है, उसको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड बताया और 39BC के इंप्लीमेंटेशन के लिए तो कहा इट्स ओके। लेकिन व्हाट वाज द फिलॉसफी, अभी तो हमें क्लियर नहीं हुआ। ये तो रटने वाली बात हो गई ना कि चंपकम दुराय राजन में मना कर दिया और केशवानंद में कह दिया कि कर लो भाई, ये क्या बात है। हमारे दिमाग में पिक्चर तो क्लियर नहीं हुई ना कि पहले आप मना कर रहे हैं और बाद में हाँ कह रहे हैं। व्हाट वाज द फिलॉसफी, व्हाट was the reason behind कि ये भाई पर्टिकुलर लॉ ठीक है क्या। तो देखिए इसमें एक जस्टिस मैथ्यू थे, उन्होंने कहा कि नो डाउट पार्ट 3rd में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, दे आर जस्टिशिएबल, नो डाउट दे आर जस्टिशिएबल, यू कैन इन्फोर्स। बट जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनके साथ ही फंडामेंटल राइट में आपकी लिबर्टी दी, हम मानते हैं, आपको इक्वालिटी दी, हम मानते हैं, बट एट द सेम टाइम पार्ट 4 इज ऑल्सो देयर। एंड पार्ट 4 को जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्ट 3rd को एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 इज द सोल एंड वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एट द सेम टाइम पार्ट 4 के बारे में उन्होंने लिखा था, पार्ट 4 को जब डिस्क्राइब किया तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर द नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपने आप में अनोखे हैं और ये सोशल जस्टिस के लिए हैं। देखिए FR आर देयर टू सिक्योर एंड इंश्योर लिबर्टी एंड इक्वलिटी, प्रियम्बल साफ साफ कहता है, बट एट द सेम टाइम प्रियम्बल जस्टिस की भी बात करता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, एंड दैट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस कैन बी secured by the implementation of directive principle of state policy। ये जस्टिस मैथ्यू का कहना था। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ फंडामेंटल राइट कर्टेल होते हैं तो कोई बात नहीं, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड द गवर्नमेंट है ना इज टू इंश्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। अब इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कैसे। 39BC में क्या कर रहे हैं भाई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जमींदारी सिस्टम था, और जमींदारी सिस्टम मतलब लैंड जो है कुछ लोगों के हाथ में थी। अभी हमें भारत का हमें क्या करना था, हमें पुलिस स्टेट नहीं, हमको वेलफेयर स्टेट, हमने वेलफेयर स्टेट का सपना, हमने राम राज्य का सपना, वेलफेयर स्टेट का सपना देखा जहां पर कल्याणकारी नीतियां होंगी, वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स होंगी। तो कैसे होंगी, आप वेलफेयर ओरिएंटेड काम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, है ना। स्कूल्स बनाने होंगे, हॉस्पिटल्स बनाने होंगे, रोडवेज, बहुत सारी चीजें होंगी, सबके लिए तो आपको प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस लैंड को लेंगे और उधर हमने वो कर दिया था फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब है
कि 39BC भी वो उनका भी ऑब्जेक्ट वही है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है, इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना है। तो उसके लिए भले से आपके कुछ फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। और लॉर्ड वो सॉरी जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस सीकरे जी ने इसको पूरी तरीके से वैलिड बताया। हो गई बात ठीक। अब एक बार वैलिड क्या बता दिया, कहावत है ना कि उंगली क्या पकड़ी, है ना, मतलब वही वाली बात है। हमने एक आपको थोड़ी सी रियायत क्या दी सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट इसके बाद कहाँ शांत बैठने वाला था। पार्लियामेंट ने क्या किया, 1973 का ये जजमेंट, पार्लियामेंट ने एक और अमेंडमेंट लेके आया जो कि है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ 1976। अब पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट अमेंडेड दैट आर्टिकल 31C अगेन इन द ईयर ऑफ 1976, और इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट इनलार्ज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31C। अब इन्होंने क्या कहा, पहले जो लिखा था ना 39BC को इंप्लीमेंट करने के लिए एफआर वॉयलेट होंगे, स्टिल दैट लॉ विल बी वैलिड, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैलिड। अब इन्होंने कह दिया एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि अब हो गया 42nd अमेंडमेंट के बाद कि अब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगा, और अगर वो लॉ कोई भी लॉ बनाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, भले से वो लॉ 14 का, 19 का और 31 के वॉल्यूशन में है, स्टिल दैट लॉ विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। अब ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1980। 1980 में इस 42वें संविधान को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, आपको थोड़ी सी क्या रियायत दी, आप तो पूरी ही बात करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि नो, दी जनरली absolute primacy of directive principle of state policy over fundamental right, it is not correct, because fundamental right are directly enforceable in the court and directive principles are not. So ये तो हमारी फाउंडिंग फादर की इंटेंशन थी, और अगर किसी ने भी इस हार्मनी को, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी इफ पार्लियामेंट ट्राई टू गिव प्राइमेसी or priority of DPSP over FR, then definitely it is against the constitutional spirit and it is against the basic feature of Indian Constitution. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, both are complementary to each other. There must be a harmonious construction between fundamental right and directive principle of state policy. Both are complementary, both are supplementary to each other, but you cannot मेक अ जनरल डिक्लेरेशन। आप साधारण तौर पर नहीं कह सकते कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विल प्रिवेल ओवर एफआर। तो मतलब क्या हुआ एफआर को जस्टिशिएबल बनाने का? आप तो लॉ लाएंगे और कहेंगे ये एफआर अब इन्फ्रिंज हुआ, ये वॉयलेट हुआ क्योंकि हम डीपीएसपी को प्रमोट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट अलाउड। और ये बात मिनर्वा मिल्स में क्लियर हुई। उसके बाद एक और केस है आपका कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन सेम चीज कही कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, बोथ आर टू सपोर्ट ईच अदर, है ना। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एफआर एंड डीपीएसपी इज सेम, टू जस्टिस, वेलफेयर ओरिएंटेड काम को करना, जस्टिस को इंश्योर करना, लिबर्टी को इंश्योर करना। तो इट्स ऑल अबाउट the FR and DPSP at present the situation is कि state and judiciary इन दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, state as well as the judiciary should act according to the constitutional spirit, कि आप लॉज बनाइए, जुडिशरी एग्जामिन करेगी और अल्टीमेट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है। तो जनरल डिक्लेरेशन नहीं कह सकते कि एफआर प्रिवेल करेंगे डीपीएसपी के ऊपर और डीपीएसपी प्रिवेल करेंगे एफआर के ऊपर। पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि लॉज ऐसे बनाए जाएं जो कि एक दूसरे के, है ना, जो कि एक दूसरे की जो स्पिरिट है, जो फिलॉसफी है उनके पीछे की, उसको बरकरार रखा जाए। आई थिंक इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि एफआर एंड डीपीएसपी के बीच जो केस लॉज हुए थे उनको एक्सप्लेन करने की। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरी सीरीज चाहते हैं यूट्यूब पर, मेरे रमाज लॉ क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, इफ़ यू ऑल वांट द होल सीरीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन प्लीज़ कमेंट, आई विल upload the whole series of Indian Constitution. Thank you so much.